क्योंकि हम केदारनाथ में काम कर चुके हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत ही केदारनाथ धाम से हुई है, जो एक पहचान होती है समाज के अंदर। ये भी बताना चाहते हैं कि इस जगह में शायद जो हमारी इच्छा है कि ओहदे में आकर के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, वो एक हम प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज यही तो कह रही है वो कि इसका श्रेय हमें जाता है। जब पुनर्निर्माण कार्य हुआ तो हरीश रावत की सरकार थी। एक हमारी लिमिटेशन होती है। अगर इन्हीं चीज़ों को हम किसी पावर में रह के करते हैं तो आज 15,000 लड़के जो हमने 5-6 साल में जो हमारे कैंप से निकले हैं, मेरे ख्याल से 1 साल में 30,000 लड़के अलग अलग प्रकार के रोजगार लेंगे। टिकट नहीं मिला आपको, क्या दूसरे दलों से बातचीत करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, फिर क्या स्टेप रहेगा आपका? केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट में कर्नल अजय कोठियाल को भी मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अभी हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल साहब मौजूद हैं। सर, पहले तो दैनिक उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दूर से आकर के आप देहरादून से और यहाँ पे आज हमारे से इंटरव्यू ले रहे हैं। और चुनाव तो एक चीज़ है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें जो केदार घाटी की हैं वो एक हमको भी मौका मिल रहा है आपके थ्रू साझा करने का सभी के साथ। जिस तरीके से आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आप गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं और आपको इस क्षेत्र में मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है केदारनाथ उपचुनाव में, क्या जनता का फीडबैक है सर? देखो, जनसंपर्क तो सबसे पहले बोलूँगा कि ये तो जब से हम NIM उत्तरकाशी में आए थे 2013 में, और उसके बाद जो हमने केदारनाथ में पुनर्निर्माण की जो जिम्मेवारी ली थी, उसके बाद जनसंपर्क तो हमारा चलता ही रहता है, क्योंकि समाज से जुड़ने का मौका मिला। और क्योंकि समाज से जुड़ने का मौका मिला तो जितना आप जाके ना अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में, घरों में लोगों से मिलो, तो आपको समझ में आता है कि जो आपका पर्पज़ है, उस पर्पज़ में आपकी दिशा सही चल रही है और उसका रिज़ल्ट ज़मीन पे क्या आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हो। तो उस पर्पज़ से एक हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम जो है वो चलता ही रहता है। इस टाइम पे चुनाव की भी साथ में जो यहाँ पे स्थिति आ रखी है, तो उसमें क्योंकि हम केदारनाथ में काम कर चुके हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत ही केदारनाथ धाम से हुई है, जो एक पहचान होती है समाज के अंदर। फ़ौज की जो पहचान है वो तो आमतौर पे क्या होता है, फ़ौज और फौजियों के बीच में ही रहती है और कुछ का हद तक समाज में। लेकिन यहाँ पे 2014 के बाद से जो चर्चा में हम आए और हमको जो मौके मिले सामाजिक कार्यों में गहराई से जुड़ने के, चाहे वो सामाजिक कार्य में आप बोलो कि रोज़गार का जरिया कोई मॉडल बनाओ, चाहे युवाओं को डिफेंस पोटेंशियल बढ़ाने के लिए वो ट्रेन करने का मौका मिला हो, चाहे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए कोई तैयारी करने का मौका मिला हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे लोगों का जो इलाज दिल्ली में कराने का मौका मिला हो, क्योंकि वो सब हमको केदार घाटी में बाबा केदार के पुनर्निर्माण में जो रास्ते टूट गए थे और आपदा के बाद में जो डैमेजेस हो रखे थे, उससे हमें मौका मिला। तो हमें लगता है कि यहाँ से हम ज़रूर एक बार जनता से मिल कर के और ये भी बताना चाहते हैं कि इस जगह में शायद जो हमारी इच्छा है कि ओहदे में आकर के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, वो एक हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से जो केदारनाथ घाटी है ये बिल्कुल यात्रा रूट से जुड़ी हुई है, कई लोगों का रोजगार जुड़ा है बाबा केदार से। कई लोगों की नाराज़गी है कि यात्रा ठीक चली नहीं और डिजास्टर भी समस्या बनी रहती है केदारनाथ यात्रा रूट पर। क्या कुछ लोग इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इन चीज़ों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं? इस तरीके के सवाल भी आ रहे हैं आपके पास जनता के बीच में? देखो, ये तो लाजमी है कि ऐसी चीज़ें आएंगी, क्योंकि 2013 के टाइम पे जब डिज़ास्टर आया था, उसके बाद तो ये तो सबको पता है कि सब बिल्कुल निराश हो गए थे। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं जिन्होंने कि केदारनाथ पुनर्निर्माण में दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना था, चैलेंजेस और डेंजर्स और उस टाइप का माहौल देख करके उन्होंने सरकार को प्रपोज करा था कि शायद 2 साल तक यात्रा नहीं चलाई जाए। 2 या 5 साल तक भी बोलते हैं लोग। लेकिन साथ में यह है कि हमने क्योंकि एक फौजी मॉडल में युवाओं की टीम को इकट्ठा करके, महिलाओं से उन युवाओं को आशीर्वाद दिला करके, एक्स सर्विसमैन को इन युवाओं के ऊपर इम्पोज करके, इम्पोज से मेरा मतलब है कि जो एक्स सर्विसमैन का ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती है, जो उनकी जो काबिलियत होती है, वो सब करके, और प्रकृति की जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं, प्रकृति की जो ताकतें हैं, उन सबको जोड़ करके एक कामयाब मॉडल बनाया था बहुत कम टाइम में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब जब आपदाएं आती हैं तो हमसे तो हमेशा पूछा जाएगा। केदारनाथ 2014 जो पुनर्निर्माण का मॉडल है वो तो विख्यात है सब जगह। कई सरकारों ने उस मॉडल को इम्प्लीमेंट भी करा है, तो उसमें हमसे ज़रूर पूछा जाता है। लेकिन साथ में ये भी है कि सरकार के साथ में हम जुड़ करके चीज़ें करते रहते हैं,
कई बार क्योंकि आम जनता को एकदम से वो गहराई में जानकारियाँ नहीं होती कि हम सरकारी उसमें क्या सुझाव दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी लाजमी है कि हमसे सवाल होते हैं और हम उनके सवालों का ज़रूर जवाब भी देना चाहते हैं कि ठीक है, आपदाएं तो देखो ये हिमालय है, अब इसमें कोई शक नहीं है, आपदाएं तो आ ही रही हैं, पर आपदाएं आ रही हैं तो हम यहाँ से पलायन की स्पीड तो नहीं बढ़ा सकते, भगोड़े तो नहीं हो सकते। हमें तो ये देखना है कि क्या वो तरीके बन सकते हैं कि इन आपदाओं के बावजूद पहले तो हमें खुद यहाँ पे रहना है, और ये जो हमारे देवी देवताओं का जो 4 धाम और जो हर पहाड़ में हर थात में जो इनका जो स्थान है, उसे कैसे, जिस भावना से लोग आते हैं प्लेन से अलग अलग जगह से, उसे कैसे हम एक तरतीब बना सकें जिससे कि यहाँ के लोकल रोजगार का जरिया बढ़ सके, जिससे कि उत्तराखंड के रेवेन्यू का जो एक बहुत बड़ा मॉडल है 4 धाम यात्रा, वो कामयाब रह सके। अच्छा, चुनौतियां भी बहुत हैं इस बार। एक तरफ उपचुनाव है केदारनाथ में, दूसरी तरफ चुनौतियां हैं सर। यहाँ के लोगों का आरोप है कि इस बार जो यात्रा है वो बहुत ठीक नहीं चली है, उनके स्वरोजगार चौपट हो गए हैं। जो होटलियर्स हैं, जो लोग स्वरोजगार कर रहे थे, उनका कारोबार सही नहीं चला गया। उसका एक कारण वो ये भी मान रहे हैं कि यात्रा को शिफ्ट करवाया गया धामी सरकार द्वारा। देखो क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो विपक्ष होता है उसका तो कोई शक नहीं है कि काम होना चाहिए कि सवाल करे, उसका कोई शक नहीं है कि काम होता है कि वो ना जो पार्टी पावर में है उस पार्टी को बीच बीच में क्वेश्चन करते रहे, ताकि जो पार्टी पावर में वो अपने फंक्शनिंग और जो उसकी जो टास्किंग है उसे ठीक से कर सके। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे इस टाइम पे यहाँ पे विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, उनको ये भी देखना चाहिए कि किन सवालों को किस लेवल तक क्वेश्चन करा जाए। अभी बात इसी की है, बीच में चर्चाएं चली थी, अभी तो खैर लोगों को समझ में आ गया है। वैसे वो जो मंदिर की बात हो रही थी कि मंदिर का जो दिल्ली में जो स्थापना की है कि धामी जी वहाँ चले गए। देखो धामी जी को आप अगर कोई समझे, मतलब बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, मैं कई लोगों को बीच में समझाता भी हूँ। जब 2018 में एक बार मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा था, तो अचानक ये इत्तेफाक था कि धामी जी भी उसी प्लेन में थे, तो हम साथ जा रहे थे। तब तो वो विधायक थे, ना उन्हें पता था कि उन्होंने कभी सीएम बनना है। ऐसी कोई होती है ना कि ठीक है प्री प्लानिंग हो, वो तो कुछ थी नहीं। और हमें भी नहीं पता था कि हम कभी राजनीति में आएंगे, पॉलिटिकल उसमें आएंगे, नौकरी में थे हम। तब उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी, कहते हैं कि केदारनाथ पुनर्निर्माण चल रहा है। जब पुनर्निर्माण चल रहा है तो उसमें जो आपने प्लान बना रखे हैं, जो आपने प्लान में अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर रखा है, वो तरीका तो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही होना चाहिए। कहते हैं लेकिन हमारी भी इच्छा होती है कि हम कैसे इन्वॉल्व हों इसमें। तो कहते हैं हम तो खाली कोई सुझाव दे सकते हैं। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ना ऐसी हंसते हुए बातचीत करते करते एक सुझाव दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जब हम जा रहे थे उस समय पे केदारनाथ पुनर्निर्माण में एक चर्चित बात ये थी कि शंकराचार्य जी की समाधि दोबारा से बनाने की बात हो रही है केदारनाथ मंदिर के पीछे। पहले वहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि थी। शंकराचार्य जी की समाधि केदारनाथ धाम में होना एक वैसे ही बहुत एक सबके लिए ना, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि उन्होंने वहाँ पे समाधि ली। तो उस समय क्योंकि 2014 में 13 में वो समाधि भी ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, कुछ था ही नहीं उसका बचा हुआ। तो उस टाइम पे उनका ये सुझाव आया था, कहते हैं देखो ये समाधि जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है, तो आप कुछ ऐसा सोचना कि समाधि को आकर्षित करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि इस समाधि की वजह से केदारनाथ धाम दुनिया में बिके। इस समाधि की वजह से केदारनाथ धाम दुनिया में बिके। दुनिया में बिके वाला शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल करा था, उसका क्या तात्पर्य निकलता है, जो मेरे को धीरे धीरे दिखा और ग्राउंड पे जो अमल हुआ। केदारनाथ की समाधि के लिए उन्होंने बोला कि कुछ इस प्रकार की बने कि पहाड़ी जो काबिलियत होती है, पहाड़ी जो क्षमता होती है, वो ना अलग प्रकार से दिखती है देवी देवताओं में। कि आप एक बार धारी देवी चले जाओ, धारी देवी में देवी का जो मूर्ति है, उस मूर्ति को देखो, काले रंग की है, लेकिन उस काले रंग के बीच में से ऐसा लगता है कि बड़ा आपको ना आकर्षण, आपको आशीर्वाद दे रहा है। अगर कहते हैं इस प्रकार की कोई सोच के साथ में मूर्ति बने, और उस सोच में जो मूर्ति बने, उस मूर्ति में ये ध्यान दिया जाए कि जो आँखें होती हैं, आँखों में ही सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। अभी हम अपने बच्चे को भी देखते हैं ना, तो सीधा देखते हैं हाँ बेटे कैसा है, वो हमारी तरफ देख रहा है, वो आँखें होती हैं।
हम जब आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर वालों के पाँव छूते हैं तो देखते हैं वो अंदर खुश हैं, दुखी हैं, वो सब आंखें बताती हैं कि मूर्ति इस प्रकार से हो। तो उसके बाद ये वाली जो बना रहे थे शंकराचार्य जी की, इसको स्पॉन्सर कर रहे थे JSW सज्जन जिंदल जी। तो हमने बिल्कुल यही वाली बात कोई 10, 12, 15 दिन के बाद में संदीप गोखले जी को बताई। हमने कहा संदीप जी देखिए ये ना एक विधायक जी हैं, उन्होंने ऐसा वो दिया था। उनके भी दिमाग में वो हुआ, कहते हैं हाँ ये कई लोग हम सोचते हैं कि कैसे क्या बनाएं, लेकिन पहाड़ की एक अलग क्षमता होती है, केदारनाथ की एक अलग ताकत है धाम की, उससे मिलता जुलता कैसे हो। तो तब मूर्ति जब बननी शुरू हुई तो उस मूर्ति के जो जिन्होंने बनाई मूर्ति उनको ढूंढने की पहले कार्यवाही शुरू हुई, डिज़ाइनिंग की शुरू हुई। तो वो जिन्होंने बनाई, मेरे को अभी एग्जैक्ट नाम ऋषिराज मुनि, ऋषिराज ऐसे कुछ नाम है, अभी भूल रहा हूँ मैं, ये थे कर्नाटका के। उनको देखा गया, उनको आइडेंटिफाई करा गया, मूर्ति का कलर कोड, शेप, कौन सा पत्थर होगा वो डिज़ाइन हुआ। उसके बाद अभी आप कभी केदारनाथ जाओ, आप उस मूर्ति के सामने खड़े हो शंकराचार्य जी की, आपको ना पूरी वो इतनी बड़ी मूर्ति प्रचंड बड़ी अच्छी दिखती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मूर्ति की ना आँख में देखने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि वाकई में इस जगह में जो पहाड़ में जो ताकत होती है, जो हिमालय में उम्मीद करी जाती है, वैसे वाली एक आपको उस मूर्ति से आपकी तरफ आकर्षित करते हुए एक अच्छी चीज़ दिखेगी। काले रंग की वो मूर्ति, जैसे धारी देवी का रंग है, जैसे वो धामी जी बोल रहे थे। अब आज देखो उस मूर्ति को एक छोटी सी सोच के साथ जिस प्रकार से उसका निर्माण करा गया, डिज़ाइन तो आर्किटेक्ट ने करा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, कलर कोड, आँख, वो किसी सोच के साथ में उस आर्किटेक्ट को जब बताया गया उसने करी है। अब 2000 बाद में 2000 अभी बल्कि इस साल हमारे अयोध्या में रामलल्ला के मंदिर, उसकी शुरुआत होती है। उसमें जो मूर्ति है, आप उस मूर्ति को देखो, जो बाल अवस्था के रामचंद्र जी हैं, उनकी छोटे राम जी की मूर्ति है। उस मूर्ति को देखो, आप खाली आंख में देखो उसके, वो बिल्कुल ऐसे लगता है आपको ना, आप दाएं को जाओगे तो आंख दाईं तरफ मुड़ रही है, बाएं को जाओगे उधर मुड़ रही है, और उसी रंग की वो मूर्ति है। ऐसा लगता है कि आपको ना प्योर तरीके से डायरेक्ट छोटी उम्र के रामचंद्र जी से आशीर्वाद मिल रहा है। उस मूर्ति का कलर आप देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रकार का है जिस प्रकार की हमारी शंकराचार्य जी की मूर्ति बन रखी है। उस मूर्ति का जो डिज़ाइनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वही जो स्कल्पचर था, शिल्पकार था, जिसने ये मूर्ति बनाई शंकराचार्य जी की, उसी ने फिर रामलल्ला की मूर्ति बनाई। केदारनाथ बिक रहा है। सारी दुनिया को आज अगर ये चीज़ पता चले कि केदारनाथ से डायरेक्ट रामलल्ला से क्या एक संबंध है, सब कुछ बिल्कुल वही है जो शंकराचार्य जी का आकार, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, कलर कोड, आई बॉल टू आई बॉल आशीर्वाद देने का तरीका सेम टू सेम वहाँ पे है रामलल्ला के मंदिर में, अयोध्या में। मेरे को याद है जब हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे तो हमें ना कुछ किताबें पढ़ाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये आपका प्रोफेशन बनने वाला है, इंडियन आर्मी। तो कैंपेन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के जो युद्ध हुए। तो मेरे को दिया गया था एक किताब लिखने के लिए, बुक रिव्यू लिखने के लिए। वो कैंपेन था बर्मा कैंपेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा, मणिपुर, नागालैंड के इलाके में बर्मीज़ आर्मी जब आ रही थी तो ब्रिटिश आर्मी ने कैसे लड़ा। बर्मीज़ आर्मी बड़े तगड़े तरीके से लड़ी, लेकिन बर्मीज़ आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उनके साथ स्ट्रेंथ थी एक छोटी सी जो टुकड़ी थी, उस टुकड़ी की, और वो टुकड़ी थी जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। उस आज़ाद हिंद फौज को लीड कर रहे थे खुद आज हमारे जो सबके एक उदाहरण, मोटिवेशनल उदाहरण होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुनते ही ना एक हमारी सबकी इच्छा होती है, क्योंकि छोटे से हमने सुना है, कि इनके बारे में थोड़ा और सुने, इनकी जो गाथाएं उनको और समझें। सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति बनी अभी 2022 में। वो मूर्ति जिस दिन लगी दिल्ली में इंडिया गेट के साथ में, मेन इंडिया गेट पे, उस दिन से इंडिया गेट छोटा दिखता है, वो मूर्ति बड़ी दिखती है। क्योंकि उस मूर्ति का रंग, उस मूर्ति की आँखें, उस मूर्ति का जो डिज़ाइन है, वो बिल्कुल वैसा प्योर का प्योर है जैसे रामलल्ला जी की मूर्ति है, जैसे शंकराचार्य जी की मूर्ति है। उस मूर्ति को बनाने वाला भी वही शिल्पकार है जिसने कि केदारनाथ जी की और रामलल्ला जी की मूर्ति बनाई थी। केदारनाथ बिक रहा है, ये है केदारनाथ बिकना, एक उस विधायक की सोच। आज वो विधायक यहाँ का मुख्यमंत्री है, वो पता कैसे सोच रहा है,
वो सोच रहा है कि आपदाएं तो आ रही हैं, 31 जुलाई को आपदा आई थी, हमको जब टास्किंग ये बोली कि आप ज़रा थोड़ा एक बार देखिए इसमें कि कैसे हो सकता है पुनर्निर्माण, तो 3 चीज़ें उन्होंने बोली। कहते हैं ये देखना कि यात्रा का समय कम बचा है, यात्रा खाली 3 नवंबर तक चलेगी। शुरू में तो निर्माण ऐसे हो कि 3 नवंबर तक सारों का रोजगार दोबारा से स्थापित हो सके। फिर उसके बाद में जब ये शीतकाल शुरू होता है, जब यात्रा नहीं चलती, उसमें बड़े लेवल पे रोजगार हो, बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो। और केदारनाथ यात्रा तो 10 साल 20 साल आगे भी चलनी है, तो आप ज़रा एक प्लान बनाइए कि कैसे जियोलॉजिस्ट को शामिल कर सकते हैं, कैसे वो डिज़ाइनर को शामिल कर सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट वालों को शामिल कर सकते हैं कि केदारनाथ के जो इतने जो डैमेज हो रहे हैं रास्तों के, इतना जो स्लाइड आ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी स्थापित रास्ता है वो रास्ता ही ख़त्म हो जाए। तो आपको कम से कम एक ये सब देख करके ऐसे सुझाव लेकर के चलो कि हम 10 साल की प्लानिंग भी लेके चले, केदारनाथ कैसे भव्य रूप में उस तरीके से चले, और जितने यात्री यहाँ पे आ रहे हैं वो यात्रियों को बगैर रोके हम सबको ऊपर लेके जा सके। तो ये तो मैं सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो अपने आप सोचें कि एक आदमी अगर इस प्रकार से प्लान सोच रहा है तो क्या और कांग्रेस पार्टी को ऐसे कोई सवाल करने चाहिए। यानी कि ये समझा जाए कि जब धामी जी विधायक थे तब वो यहाँ की आस्था और चिंता करते थे, तो मोटा मोटा ये समझा जाए कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, धामी जी की आस्था केदारनाथ पर पहले से थी। मतलब इस चीज़ में कांग्रेस को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। करे, वो कहते हैं ना पुतले जला रहे हैं, वो कहते हैं अनशन कर रहे हैं, अपने पे तेल डाल रहे हैं, डाल लो अपने पे तेल, लेकिन उन मुद्दों पे डालो जो कि उत्तराखंड, जो जन मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड को एक सही दिशा में आगे तरक्की की तरफ लेकर के जा रहे हैं। उत्तराखंड के रोजगार का मॉडल है 4 धाम। यहाँ के सारे जो रोजगार के तरीके हैं वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आप हरिद्वार से लेकर के और केदारनाथ तक देख लो, रास्ते में टैक्सी चलाने वाले, बीच में टैक्सी का टायर पंचर हो रहा है, टायर पंचर ठीक करने वाले, टायर पंचर हो रहा है तो हवा भरने वाले, बीच में वो गाड़ी में तेल भरने वाले, तेल भरने वाला जिस जगह से खाना खाता है वो खाना खाने वाले, खाना खाने वाला जो है वो कहाँ से राशन लेकर के आता है वो राशन वाले। तो सारे इतने तरीके से जुड़े हुए हैं इस 4 धाम की यात्रा से रोजगार। और इस 4 धाम की यात्रा में 2013 के बाद, आपदा के बाद में, केदारनाथ धाम जो है वो तो मेन फलक्रम बन गया है। आप देखिए कि केदारनाथ धाम पैदल चलते हैं यात्री, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस केदारनाथ धाम में, इन उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो उस जगह को तो हम सब को अपने आस्था, रोजगार उस तरीके से देख करके भी चलना चाहिए। कांग्रेस यही तो कह रही है, वो कह रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि अब जब से पुनर्निर्माण हुआ केदारनाथ में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, केदार बाबा में आस्था बढ़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि इसका श्रेय हमें जाता है, जब पुनर्निर्माण कार्य हुआ तो हरीश रावत की सरकार थी, उनका ये मानना है कांग्रेस का, और हो सकता है कि इस बार उपचुनाव में वो अपने घोषणा पत्र में इसको भी ऐड कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, कोई शक नहीं है। हर वो सरकार जिसको जनता चुन के लेके आती है उसकी जिम्मेवारी है कि वो ऐसे कहीं डिज़ास्टर आते हैं या कुछ तरक्की की चीज़ें होती हैं उसे करे। इसमें तो कोई शक नहीं है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और मैंने ही पुनर्निर्माण शुरू करा था। पर मैं एक चीज़ वैसे ही बोलूँगा, मैं खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2013 जून में आपदा आई थी, पुनर्निर्माण का काम तो फरवरी आखिरी 2014 में शुरू हुआ। जून से 2014 तक क्या रहा? सरकार जो होती है, सरकार को चलाने में 2 अंग होते हैं, 2 तत्व होते हैं। एक होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, एक होते हैं पॉलिटिशियन जो कि जनता चुन के लाती है। इन दोनों को मिलकर के बनती है गवर्नमेंट, सरकार। आज भी आप देखो तो सरकार का ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। वो सब तो उसी टाइम पे वैसे ही था। तो 13 के बाद में क्यों आई है? मैं तो कोई इंजीनियर नहीं था, मैं तो एक माउंटेनियर, एडवेंचर, डिज़ास्टर, आतंकवाद, ये वाले बैकग्राउंड वाला था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं कोई फन्ने खाऊं। मेरे को खाली एक ही तो सीख है इंडियन आर्मी में, जो मैंने एक्सपीरियंस जो लिए हैं, कि कैसे किसी परिस्थिति को देख करके ऑर्गेनाइज करो टीम को और उस टीम से काम कराओ। मेरे को क्यों चुना गया? मेरे को चुनने के बाद में शुरू में तो इतने सवाल उठे थे, अभी आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, इतने सवाल उठे थे, कहते पुनर्निर्माण तो हो ही नहीं सकता, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मीटिंग में ये हुआ था। तो हमने क्या, मजबूरन हमने क्या बोला? हमने कहा पहले तो इन लोगों को ठीक करते हैं जो सवाल कर रहे हैं, और वो सब कहीं ना कहीं ओहदे में थे ना। हम सरकार की, आपने जो सवाल करा है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल्स बताने ग्राउंड में।
हम गए केदारनाथ फरवरी 26, 2014 को, और ऊपर से जब हम पैदल नीचे आए उस टाइम पे कोई 10-12 फीट बर्फ़ थी। इस टाइम पे हम गए थे रेकी करने कि ठीक है, जो हमें टास्क दे रही है सरकार कि आप यात्रा को दोबारा से शुरू करिए। तब तक ये नहीं था कि पुनर्निर्माण हम करेंगे, यात्रा को शुरू करिए, क्योंकि उस बर्फ़ में कोई रास्ता नहीं है, उसमें कहीं रोप लगानी पड़ेगी, कहीं लैडर्स लगानी पड़ेंगी माउंटेनियर तरीके से। तो उस टाइम पे जब हम नीचे आए तो हम जानबूझ करके उन लोगों को जवाब देने के लिए जो सवाल कर रहे थे, बगैर कदम बाहर निकाले अपने ऑफिस से कि कहाँ घुस रहे हो ही नहीं सकती यात्रा। तो हम जब आए तो हमारा मुंह ना जला हुआ था, क्योंकि अब बर्फ़ में चल रहे हैं हम, क्रीम क्रूम हमारे पास थी नहीं उस टाइम पे, छूट गई थी, मुंह जला हुआ था, यहाँ से खून निकल रहा था, शेविंग हमारी थी नहीं, बदबू आ रही थी हमारे शरीर से, क्योंकि 5 दिन से हम नहाए नहीं थे। उस अवस्था में जब हम घुसे ऑफिस उसमें मीटिंग में, और मीटिंग में जाकर के हमने बोला पुनर्निर्माण की कार्रवाई 45 दिन में हम ख़त्म कर देंगे यात्रा का वो, तो कोई हमको जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि उन्होंने हमारी शक्ल देखी। नहीं तो अगर हम होते ना टिच बिच जैसे सब बैठते हैं नीचे, तो वो तो कहते हेलो छोड़ो, ना खुद करेंगे ना करने देंगे। केदारनाथ पुनर्निर्माण चला, कोई शक नहीं है सरकार का रोल उसमें रहा है, लेकिन आप ये देखिए आज केदारनाथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ के आर्किटेक्चरल, यहाँ के जो पहाड़ी जो तरतीब होती है उसकी वजह से। यहाँ पे जो है कहते हैं ना हिमालय में कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हमें यकीन करना है कम से कम हो, उन सब चीज़ों को देख करके करते हुए 2017 में ये टास्किंग पीएमओ ने डायरेक्टली, मोदी जी ने इसको मॉनिटर करना शुरू करा। एक कैमरा लग गया केदारनाथ में, एक कैमरा लग गया चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, एक डीजी पुलिस के ऑफिस में लग गया, और वो डायरेक्ट कैमरे जो हैं वो ये जो स्क्रीन है वो डायरेक्ट केदारनाथ को मॉनिटर कर रहे हैं, और इन स्क्रीन और कैमरों को पीएमओ डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा है। अपने आप नई स्कीम आती गई, अपने आप चीज़ें बनती गई, आज केदारनाथ भव्य है। तो इसमें कोई अगर बोले कि केदारनाथ में राजनीति करके कोई चलना है तो करना चाहिए, लेकिन केदारनाथ में राजनीति इस तरीके से करो कि आपने यहाँ पे रोजगार कितनों को दिलाया, आपने अपने टाइम पे कितने लोगों को वो स्कीम बना के दी जिससे कि इस जगह की पहाड़ की ताकत को देखते हुए वाकई में पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो कहानियाँ वो जो होती है कविता, उस कविता को आपने कितना कामयाब बनाया। अच्छा सर, अगर मैं पार्टी टिकट आपको देती है और आप यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, रोड मैप क्या है आपका केदार घाटी को लेकर? देखो टिकट तो एक अलग मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ऊपर से संगठन से लेकर और पन्ना प्रमुख जो लेवल होता है, मतलब हर घर हर कमरा उस लेवल तक एक सिस्टम बना के इस्टेब्लिश हो रखी है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम जैसे इंडियन आर्मी का है। आर्मी का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है दिल्ली में बैठता है, आर्मी हेडक्वार्टर सेना भवन साउथ ब्लॉक में। एक सिपाही होता है फॉरवर्ड पोस्ट में, वो होता है कहीं सियाचिन ग्लेशियर के किसी बंकर में, या अरुणाचल प्रदेश में किसी पेट्रोलिंग में जा रहा है। अगर उस सिपाही को कहीं चोट लग जाती है 5 मिनट में वो खबर आर्मी के चीफ के ऑफिस में उसकी टेबल पे होती है। आर्मी का चीफ अपने ऑफिस की टेबल से कोई मैसेज जो सबसे आगे देना है वो मैसेज देना चाहता है तो 5 मिनट में सबसे आगे की पोस्ट में, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश के साथ में अंडमान निकोबार समुंदर के बीच में द्वीप में जहाँ पे फौज डिप्लॉयड है वहाँ पहुँच जाती है। ऐसे ही बीजेपी का संगठन है। हायरार्की जो ऊपर है, जैसे हम बोलेंगे हाईएस्ट संगठन केंद्र, वहाँ से कोई मैसेज हर पन्ना प्रमुख के पास में बहुत तरतीब से बगैर किसी कम्युनिकेशन के फेल हुए पहुँच जाता है। जो पन्ना प्रमुख कोई अपना मुद्दा लेकर के आता है वो बड़े तरीके से ऊपर हायरार्की तक पहुँच जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारी देती रहती है और उस जिम्मेवारी में देखती है कि कौन किस काम के लिए ज़्यादा कुशलता रखता है। कुछ हो सकता है कि ऑफिस में उसे बोल दिया कि तू चिट्ठी लिख, लेकिन लिखने वाला वो है नहीं, तो उसको बदली कर देते हैं। उसे बोलते हैं तू फील्ड में जा, तू विस्तारक बन जा। विस्तारक बहुत बड़ी जिम्मेवारी चीज़ है, लेकिन विस्तारक और दूसरे में फ़र्क है। तो हर एक को जिम्मेवारी देख करके वो टास्किंग देती है। ऐसी हमने आर्मी में जो देखा है, ऑर्गेनाइजेशनल काम भी देखे हैं, हमने फील्ड वाले काम भी देखे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हो गए, आप ऑपरेशनल प्लान बना रहे हो। आप फील्ड वाले काम हो गए, आप जा रहे हो आतंकवादियों को मारने का प्लान, एम्बुश की तैयारी कर रहे हो। दोनों चीज़ें हमने देखी हैं। हमें लगता है कि जिस भी चीज़ में हमें पार्टी समझेगी वो जिम्मेवारी को हम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो चाहे फील्ड की हो। लेकिन यह है कि फील्ड वाली हमारी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है और फील्ड वाली जिम्मेवारी, जैसे चुनाव में लड़ कर के और
आज बोलते हैं कि विधायक या कोई ओहदे में आना, उसमें रह कर के शायद हम अपने वो काम कर सकते हैं जिनकी कि हमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो गए। और वही हमारा फ्यूचर का रोड प्लान है। जिस रोड प्लान में मैं बोलूँगा कि जैसे केदारनाथ में जब आए तो पुनर्निर्माण तो कर रहे थे। अब किसी ने हमको बोला, किसी लड़के के पिताजी ने, कि इस लड़के को आप नौकरी लगवाओ। तो हमने कहा यहाँ काम कर लो। कहते हैं ठंड बहुत लगती है। तो हमने कहा ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे विद्यापीठ है अपने गुप्त काशी में, विद्यापीठ में हमने बात करी, रिक्वेस्ट करी, और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करके विद्यापीठ के ग्राउंड को लिया। वहाँ पे हमने एक बच्चों की ट्रेनिंग का स्कूल खोला गया। उस स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग हो रही थी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। उन बच्चों में से जब 32 लड़कों में से 28 लड़के सेलेक्ट हो गए तो हमें दिखा ये तो बड़ा कामयाब मॉडल है। तो हमने उस संस्था का नाम, उसको एक संस्था बना दिया जिसका नाम यूथ फाउंडेशन है। आज उससे 12-15 हज़ार लोग रेगुलर आर्मी से ट्रेन होकर के और इंडियन आर्मी में, रेगुलर उस कैंप से ट्रेन होकर के इंडियन आर्मी में जा रहे हैं। ये हमने केदारनाथ में देखा। जैसे मैं कह रहा था, कभी किसी ने मेरे से पूछा था कि बाबा के तो दर्शन हो रखे होंगे। हमने कहा दर्शन तो नहीं हो रखे, लेकिन बाबा ने हमको हमारी हथेलियों में ये बता दिया है, हथेलियों में खाली जो ये लकीरें होती हैं ना, वो काम की नहीं होती, लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। तो ये लकीर हमारे को समझ में आ गई, युवाओं को इस्तेमाल करके रोज़गार कैसे दिया जा सकता है। एक बार किसी ने हमको ऐसे, ये घूम रही हैं, ये देखिए भेड़, 2 भेड़ घूम रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई। एक बार हम नंदा देवी राजजात यात्रा में गए थे, वहाँ पे हमने यात्रा कंडक्ट कराई। तो किसी ने बोला ये भेड़ें लेके जाओ, तो हम छांटी, 32 भेड़ छांटी गई। वो भेड़ें हमने केदारनाथ में छोड़ दी, एक लड़के को लगा दिया, वहीं वाण का लड़का है, प्रेम है उसका नाम, प्रेम बेस्ट। और लगाई क्यों वो भेड़ें ऊपर? उनका काम था नीचे रात को कमरे में रखना भेड़, सुबह सुबह पहाड़ों में चढ़ जाना, वो करते ना भेड़ वाले, बस वो ये करता रहता था और भगाते रहता था भेड़ों को। तो जो लोग यात्री थोड़े थोड़े डरे हुए से भी आते थे, सहमे से आते थे, वो देखते थे अरे पहाड़ में तो भेड़ घूम रही है, तो यहाँ तो नॉर्मल परिस्थिति हो गई। हमको बाबा ने ये सिखाया, उन भेड़ों को किसी जगह, जिसे बोलते हैं नाग टिब्बा, टिहरी गढ़वाल में, जौनपुर में पड़ता है, वहाँ पे एक हमने मॉडल बनाया, पुरानी टूटी हुई छानियों को कैसे कन्वर्ट करा जाए होम स्टे कॉन्सेप्ट में। आज वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उसे गोट विलेज के नाम से जाना जाता है। कहीं किसी महिलाओं ने बोला कि हमारे घर में ना ये जो झंगोरा तो आपने सुना होगा, कहते हैं एक और होता है, उसे बोलते हैं कोणी। मैंने कहा अच्छा कोणी क्या होता है? झंगोरा से थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क। फिर तीसरा पता चला एक होता है चीणा, अब मैंने तो कभी नाम नहीं सुने थे। चीणा हो गया, किसी को फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, किसी को फिंगर मिलेट बोलते हैं। ऐसी पहाड़ के जो प्रोड्यूस हो गए, और उन सबको इकट्ठा करके उनकी ब्रांडिंग करके उनकी मार्केटिंग करना, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये बाहर वालों को बुला करके हमने करा। तो हमें दिखा बाबा ने हमको कैसे कैसे ये चीज़ें सिखाई। कहीं जंगलों में आग लग रही थी, तो यही जो कैंप में लड़के ट्रेनिंग ले रहे थे, इनको ट्रेन करा गया, ठीक है आग बुझाओ। वो चिड़िया के बच्चे भी बचे, सांप जो था वो भी बेचारा बच गया। जो छोटे छोटे वो जो हिरन के बच्चे होते थे, उन्हें भी वहाँ से ना कूद छलांग मार के अपने पाँव नहीं तुड़वाने पड़े। हमें डिज़ास्टर के अलग अलग एंगल सीखने को मिले। ये सारे वो मॉडल हैं जो केदार बाबा के पुनर्निर्माण के टाइम पे हमें सीखने को और करने को मिले। इस प्रकार के मॉडल, जिसमें मैं बोलूँगा पहाड़ की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मेडिकल की जो होती हैं, उन्हें स्पेसिफिक कौन सी जगह में दिल्ली में ट्रीट करा जा सकता है, कैसे जो दिल्ली में ट्रीट करते हैं उन्हें यहाँ ला करके कैसे यहाँ के लोकल्स को फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाया जा सकता है, कैसे डिज़ास्टर की प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, कैसे रोजगार के मॉडल हो सकते हैं, कैसे एजुकेशनल मॉडल हो सकते हैं, और कैसे इसी आस्था को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे लोग आते हैं यहाँ पे, उनको और इनकरेज करके हम उत्तराखंड और यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल हैं उन्हें कर सके। वो सारे हमको एक्सपीरियंस हो रखे हैं छोटे छोटे लेवल पे करने के। ये समझता हूँ अगर हमको इन्हीं चीज़ों को जो अभी हम अपनी जेब से कर रहे हैं, एक हमारी लिमिटेशन होती है, अगर इन्हीं चीज़ों को हम किसी पावर में रह के करते हैं तो आज 15,000 लड़के जो हमने 5-6 साल में जो हमारे कैंप से निकले हैं, मेरे ख्याल से 1 साल में 30,000 लड़के अलग अलग प्रकार के रोज़गार लेंगे। अगर हम एडवेंचर टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, होम स्टे के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम नेपाल से ला कर के 2 महिलाओं को, जो शेरपा कम्युनिटी होती है, और यहाँ पे गोंडार जो गांव है, रांसी जो गांव है, अपने पिथौरागढ़ में जो गांव हैं, उनमें उन महिलाओं को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें। मेरे को लगता है कि होम स्टे के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन हिमालयों से बढ़िया कहीं नहीं हो सकते। ये करने की हमारी क्षमता है, तो ये वाली चीज़ें लेकर के चल रहे हैं हम आगे। अच्छा सर, इस बीच में अगर मैं 1% टिकट नहीं मिलता है या टिकट नहीं मिला आपको, क्या दूसरे दलों से बातचीत करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, फिर क्या स्टेप रहेगा आपका?
देखो राजनीति तो हमारा कभी वो रहा नहीं है ना, इस दल में उस दल में इसको दबाव डालना वो तो हो नहीं सकता। जिस ऑर्गेनाइजेशन में से आ रहा हूँ ट्रेनिंग लेकर के 28 साल नौकरी करके 20 साल की एज में चला गया था, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ होती है, आर्मी ऑर्डर जो है, जो आपको आपकी फंक्शनिंग को इस्टेब्लिश करता है कि आप कहीं कोई गलती करो तो उसमें करेक्शन भी कैसे करी जाए, उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है। दो चीज़ों पे इंडियन आर्मी में कभी डिस्कशन नहीं होते, एक विमेन महिला और एक राजनीति पॉलिटिक्स। तो राजनीति और पॉलिटिक्स करने तो हम आ नहीं रखे हैं, हम तो ज़रूर इस फील्ड में इसलिए जाना चाहते हैं कि जो हमको एक शादीशुदा इंसान नहीं होते हुए, जिसकी कोई घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसमें हमें इच्छा होती है कि अपनी माँ ने जो हमको, जो अभी नहीं रही, उसने जो बोला था कि तेरे इतने जो एक्सपीरियंस हैं उनको तू पहाड़ में उत्तराखंड में वापस कर, उनको करने की जो हमारी इच्छा है उसको करने के लिए हमें कोई ओहदे की ज़रूरत है। बाकी ये थोड़ी है कि ये पार्टी वो पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक तरीके से खाली चलने वाली पार्टी नहीं है, वो तो राष्ट्र निर्माण को देखने के लिए तरतीब से एक कदम लेकर के आगे चल रही है और उसको लेके हम आगे चलते रहेंगे। अच्छा सर, मैं एक बुक देख रहा था आपके हाथ में कल से, ये क्या है? ये आप बुक भी लिखते हैं क्या? हाँ, ये बुक हमने नहीं लिखी, ये बुक लिखी है जी यहाँ के उन लोगों ने, हाँ, जिन्होंने मेरे को वाकई में हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी दिशा बिल्कुल सही है। इस बुक की एक खासियत है, इस बुक में वो मैंने 4 पार्ट में करा है। पहला पार्ट है इसका पहला पेज, पहला जो कवर है, इसमें अपना नाम इसलिए कि ठीक है हमारे नाम पे ये बुक है। ये ऊपर जो है यूथ फाउंडेशन का लोगो है। यूथ फाउंडेशन का लोगो भी जो है ना, इसमें भी एक खासियत है, इसके जो कलर है ये वो कलर है जो इंडियन आर्मी की गलवार राइफल उनको मिले हैं, और कलर जो मिलते हैं वो गाथाओं पे, जोश पे, और जो आपने प्रूव करके दिखाया उस पे मिलते हैं। ये बीच में वो क्रॉस है जो कि इंडियन आर्मी का होता है। ये लोगों के साथ में ये वो अवार्ड है जो हमको मिले हैं। मतलब इंडियन आर्मी में जिंदा 3 लोग हैं जिनको कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिल रखा है। इंडियन आर्मी में जिंदा 2 लोग हैं जिनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। इंडियन आर्मी में एक आदमी है अकेला जिसको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल मिला है, वो है ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत। मेरे से 6 महीने जूनियर है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। हम दोनों माउंट एवरेस्ट में एक साथ में थे। शेखू जो है बड़ा तगड़ा बंदा, अभी भी नौकरी में है। बाकी 3 लोग जो हो गए, शेखू, मैं और एक नेक्टर है पैरा कमांडो, जो अभी आजकल मणिपुर में, जो बर्मा में जो आतंकवादियों के जो ग्रुप हैं उनको मार मार करके उसके लिए है। तो ये वाले हमारी एक वो रहती है कि ठीक है, ये क्योंकि हमको मिले हैं और ये मिले हैं कि हमने मांगे नहीं, ये वो कर्म हैं जिनको कि हमने कभी ये सोच के नहीं करा था कि अवार्ड मिलेंगे, लेकिन रिकॉग्नाइज करा गया है, तो इसलिए इसमें हमने लगा रखे हैं। इसके आगे है ये वुंड मेडल। वुंड मेडल मतलब आपको चोट लगना आतंकवादी ऑपरेशन में, जब एक बार, ऐसा नहीं है कि हमने खाली आतंकवादी मारे हैं, वो भी तो फायर करते हैं। जब हमें गोली लगी, जो आज भी हमारे शरीर के अंदर ही है, वो जो 2 हम कहानी सुनाते हैं 2 लोहे के टुकड़े, ये वो वाला मेडल है। ये हमको रिटायरमेंट के बाद में, आज जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में म्यांमार, बर्मा में आतंकवाद जो उनके इलाके में, वहाँ पे काम करने के लिए जो दिया था, ये वो वाला मेडल है। इसके अंदर जो है, अंदर उसमें हमने इसको 3 हिस्सों में कर रखा है। एक हमारी जो कार्रवाई है जो हमने करी है आर्मी के दौरान रहते हुए, उसके बाद में जो हमने जब NIM में आए उस टाइम पे जो करी, और उसके बाद इसमें उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा के जो राजनीतिक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 173 बूथ हैं यहाँ पे। 173 बूथ में हमारे कौन वो लोग हैं उनकी डिटेल्स हैं, और ये डिटेल्स इस प्रकार से हैं जिनका जो हमारे यहाँ से कैंप से ट्रेन हुए हैं लड़के, और ट्रेन होने के बाद आर्मी में सेलेक्ट हो गए। ऐसे केदारनाथ विधानसभा से कोई 931 लड़के हैं जो आज आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, यूथ फाउंडेशन से ट्रेन होकर के। उनकी डिटेल्स है, उन लड़कों की डिटेल्स है जो हमारे यहाँ से ट्रेन हुए, आर्मी में नहीं गए लेकिन कहीं और नौकरी कर रहे हैं, वो कोई 1800 लड़के हैं। उनकी डिटेल्स है जिनको कि हमने दिल्ली में जिनका इलाज कराया, और इलाज भी वैसा है, दोनों किडनी फेल हो रखी है, किडनी ट्रांसप्लांट। उनका जो किसी का हार्ट में छेद है, वो हार्ट में छेद वाले का ट्रीटमेंट। ये वो आशीष राणा है, ये हमारा यूथ फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर है, जो कि दिल्ली में 2 साल शादी होने के बाद अपनी बीवी को यहीं रख करके 2 साल इसी काम में लगा रहा कि हर घर से जहाँ पे सीरियस पेशेंट हैं उनको लेकर के
और जा कर के और दिल्ली में सब देखभाल करना। कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिसमें 18-18, 20-20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो देवी देवताओं के पशुआ हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे ना ट्रीटमेंट हुआ लेकिन उसके बाद वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन आज वो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। इसमें वो वाले नाम हैं। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में केदारनाथ जब हमने पुनर्निर्माण शुरू करा तो हर कोई जब पीछे हट रहा था तो उन्होंने घोड़े खच्चर लेकर के और ऊपर निर्माण शुरू करा। उसके बाद अपनी कमाई करी, आज उनकी टैक्सियाँ हैं। इसमें वो लोग हैं जो आज टैक्सियाँ चला रहे हैं यहाँ पे। कोई अभी मेरे को 2 दिन पहले सोनप्रयाग में बुलाया था ऐसे ही कुछ लड़कों ने कि सर हमारी टैक्सी चल रही है, आइए चाय पीने के लिए। 71 लड़के थे जो गुप्तकाशी से और केदारनाथ ये सोनप्रयाग के बीच में उस दिन टैक्सी चला रहे थे। इसमें उस प्रकार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमसे डायरेक्ट लाभार्थी जिसको बोलते हैं वो वाले हैं। ऐसे 5601 या 2 वो लोग हैं 173 बूथ में। कौन कौन उनके नाम के हिसाब से, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, और ये वो नाम है जिनको कि हमने डायरेक्ट रोजगार दिया है, डायरेक्ट कहीं बेनिफिट दिया है। और उसके बाद में इनके ही नंबरों से वापस मैसेज लेकर के तब हमने इसमें इंक्लूड करा है। तो ये कोई 200 पेज की एक किताब है। ये हमारी मतलब जिसे बोलेंगे कि भागवत गीता पढ़ने के बाद ये हमारी कमाई है, ये हमारी पूंजी है। इसमें वो लोग हैं जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ओहदे में हैं, लेकिन क्योंकि जब समाज की बात आती है, जब आती है बात की आप भावना से काम करते हो तो फिर तो थोड़ा राजनीतिक से ऊपर उठ जाते हो ना। इसमें वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिनके बच्चे हमारे कैंप से भर्ती हो रखे हैं, और जो यूथ फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, जो आज शायद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ और, लेकिन हमारे साथ तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी वो वाली पूंजी है, उसकी ये किताब है। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से आज हमको हमारी शुरुआत कराई है सुबह की। पीछे केदार बाबा है, अभी आज घाटी में निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देहरादून से आए और आकर के आपने हमारे विचार को साझा करा सबके साथ। तो ये तो हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल है। कर्नल अजय कोठियाल की केदारनाथ जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मजबूत दावेदारी देखी जा रही है। उस दावेदारी का जो सबसे पहला कारण है, जब 2013 में आपदा आती है तो उसके बाद जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य होते हैं वो कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा ही पुनर्निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। उसके बाद से यहाँ की जनता का मानना है कि अगर मैं कर्नल अजय कोठियाल को मौका मिलता है और वो इस क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने केदारनाथ को संवारा है उसी तरीके से वो केदार घाटी का विकास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो यात्रा को लेकर है। इस बार यहाँ नाराज़गी बेहद देखी जा रही है। उस नाराज़गी का कारण है कि यात्रा सही ढंग से चल नहीं पाई, यात्रा प्रभावित रही। तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ के लोग हैं उनका मानना है कि अगर मैं कर्नल साहब को कमान मिलती है तो वो यात्रा व्यवस्था को भी सुधार सकते हैं और यहाँ का स्वरोजगार मॉडल भी सुधार सकते हैं। तो कर्नल कोठियाल का भी कहना है कि अगर मैं उनको पार्टी मौका देती है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि कभी यात्रा भी प्रभावित नहीं होगी और लोगों को भी वो रोज़गार का अवसर पैदा करेंगे। और साथ ही जो यहाँ की संस्कृति है वो देश विदेशों तक एक हिस्ट्री के तौर पर देखी जाएगी। अब देखना है कि बीजेपी किसको टिकट फाइनल करती है और आने वाले दिनों में किस तरीके के घटनाक्रम इस विधानसभा में होते हैं, ये बड़े सवाल हैं। केदारनाथ से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।